आज उत्तर प्रदेश के 4 साल 6 महीने के शासनकाल को लेकर एक विकास उत्सव का आयोजन जगह जगह प्रत्येक जनपद में किया जा रहा है। आपसे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि आखिर 4 साल 6 महीने में ऐसा क्या हुआ जो आपकी विधानसभा जेवर के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। हर व्यक्ति जानना चाहता होगा कि ऐसा क्या बदलाव है जो पहले कभी नहीं हुआ, वो इन 4.5 सालों में हुआ। तो चंद ऐसे बिंदु हैं जो मैं आपसे आज फेसबुक लाइव के माध्यम से डिस्कस करना चाहूँगा। वैसे तो आप समय समय पर जानते रहे कि पिछले 4.5 साल में जेवर विधानसभा ने जो मुकाम पूरी दुनिया में हासिल किया है, वह अपने आप में महत्वपूर्ण होने के साथ साथ इसलिए बहुत ज़्यादा विचारणीय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से जेवर को माध्यम बनाया है इस उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम उस जेवर की बात करने जा रहे हैं जब ज़िला 1997 में गौतम बुद्ध नगर का सृजन हुआ और हम लोगों को हरियाणा होकर अपने जेवर तहसील में आना पड़ता था। आज उस जेवर में एकाएक ऐसा क्या हुआ जो देश और दुनिया में सभी लोगों की जुबान पर जेवर के चर्चे हैं। वह चर्चे क्यों हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान इस विधानसभा के उन असंख्य किसानों का है जिन्होंने इस देश और प्रदेश के विकास की खातिर अपनी ज़मीनों को एयरपोर्ट के लिए, मैं तो कहूँगा, दान दिया। उन किसान भाइयों का यह एहसान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और अगर कहीं इतिहास लिखा गया तो स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराने का काम उन किसान भाइयों का नाम मैं करूँगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, एक समय था सन 2018 के अगस्त महीने में मैं विधानसभा के सत्र के दौरान लखनऊ था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैंने जाना कि जेवर एयरपोर्ट खतरे में, और पत्रकार कह रहे थे कि हरियाणा सरकार ने और राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से संपर्क स्थापित किया है कि हम एयरपोर्ट बनाने के लिए फ्री ज़मीन देंगे और हमारे पास ज़मीन का भंडार मौजूद है, आप हमारे यहाँ एयरपोर्ट बनाइए। सत्र के समय में यह बात सुनकर मुझे बड़ा आघात लगा, क्योंकि मैं जानता था कि मैं सुनता चला आया था 25 साल से कि जेवर एयरपोर्ट, और वह एयरपोर्ट जिसके लिए विधायक बनते ही विधानमंडल दल की पहली बैठक में यह मुद्दा मैंने उठाया था और चुनाव में जाने से पूर्व मेरे व्यक्तिगत मैनिफेस्टो में भी जेवर एयरपोर्ट को शुमार किया गया था। तो मुझे एक अजीब सा भय सताने लगा कि कहीं वह एयरपोर्ट जो मेरे क्षेत्र के लोगों की खुशहाली का रास्ता बन सकता है, वह एयरपोर्ट जो मेरे नौजवान भाई जिन्हें रोज़गार नहीं मिलता था वो अन्यत्र प्रांतों में जाकर अपने रोज़गार की तलाश करते थे, कहीं वो फिर उसी स्थिति में ना रह जाएं। तो ये सारी बातें मेरे जहन में थीं। उस वक्त मैंने सत्र को बीच में छोड़ा और मैं अपनी जेवर विधानसभा में वापस आ गया। मैंने लोगों से वार्ता की कि आखिर क्या करना चाहिए। अंत में एक बड़े उद्देश्य के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए यही तय हुआ कि किसान भाइयों के हाथ जोड़े जाएं, उन्हें समझाया जाए कि ऐसे प्रोजेक्ट सदियों में कभी कभी किसी क्षेत्र को मिलते हैं। देखिए, आप सभी लोग यह जानते हैं बखूबी कि सैकड़ों ज़िले इस पूरे देश में होंगे और असंख्य ज़िले हमारे प्रदेश में भी हैं, असंख्य विधानसभाएं भी हैं, लेकिन यह मौका हमारे जेवर क्षेत्र को मिला और उसे हम चूक जाएं तो यह कहीं ना कहीं हम लोगों की एक नाकाबिलियत होती और इसके लिए हम आने वाली पीढ़ी के सामने अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। मैं किसान भाइयों के बीच में गया, मैंने उन्हें समझाया
और मैं हाथ जोड़कर उन सभी किसान भाइयों को नमन करता हूं जिन्होंने मेरे आग्रह को, मेरी इल्तिजा को स्वीकार करते हुए अपनी ज़मीनों की सहमति देना प्रारंभ कर दिया। वह दिन और उनका यह एहसान मैं ताज़िंदगी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीनों की कुर्बानी उस प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या के सुख समृद्धि के लिए दिए, इस क्षेत्र के उन नौजवान साथियों के लिए दिए जिनकी उन्नति का रास्ता इस जेवर एयरपोर्ट से होकर जाएगा। जेवर के मेरे सभी सम्मानित साथियों, एक प्रयास मेरा रहा है कि यह जेवर, जिसे लोग एक पिछड़ी विधानसभा के तौर पर जानते थे, मेरी बचपन से इच्छा थी कि जिस माटी पर मैंने जन्म लिया और जिन लोगों के बीच में पला बढ़ा, वह क्षेत्र भी पूरी दुनिया में जाना जाए। और क्यों ना हो, हर व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसका क्षेत्र आगे बढ़े, उसका परिवार आगे बढ़े, उसके लोग आगे बढ़ें। अगर मैंने भी ऐसा सोचा तो आखिर इसमें मैंने गलती क्या की। आज मैं उसी सोच के साथ पूरे प्रयास में रहा। उत्तर प्रदेश में जो भी योजनाएं थीं मैं उन पर नज़र रखता था, और जैसे ही मुझे पता चलता था मैं फ़ौरन सरकार से बात कर, शासन से बात कर ये प्रयास करता था कि क्यों ना यह योजनाएं मेरे क्षेत्र में आ जाएं। आज उसी का परिणाम है कि फिल्म सिटी भी आपके क्षेत्र में बनने जा रही है। आज उसी का परिणाम है कि जेवर एयरपोर्ट लगभग भूमि पूजन होने जा रहा है, कार्य उसका आरंभ हो चुका है। और यहाँ ऐसे औद्योगिक क्लस्टर बनने जा रहे हैं जैसे अप्रैल पार्क, जिसमें 70% स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और फिर एक दंश हम झेलते थे कि हमारे स्थानीय नौजवान साथियों को रोजगार आखिर क्यों नहीं मिलता। उसके लिए जब हमने सरकार से पूछा, विधानसभा में हमने इस आवाज़ को उठाया, प्राधिकरणों से हमने जनता की पैरवी की, तो सबसे पहले हमारे प्राधिकरण क्षेत्र में, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में, यह तय किया गया कि जो भी उद्योग इस क्षेत्र में लगेंगे वहाँ 40% स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। यमुना प्राधिकरण के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी उसी पैटर्न को आगे बढ़ाकर उस क्षेत्र के नौजवानों को भी 40% रोजगार दिए जाने का ऐलान किया। अगर हम शिक्षा की बात करें तो क्या आप लोगों को हैरत नहीं होती कि आखिर 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ था, इतनी सरकारें रहीं, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि राजकीय डिग्री कॉलेज जो आम आदमी की ज़रूरत है, जहाँ एक मज़दूर का बच्चा भी पढ़ सकता है, और जहाँ वह गरीब आदमी जो दिन में रिक्शा चलाता है और शाम को 50 से 100 रुपये लेकर घर में पहुँचता है और बड़ा हिस्सा खाने पीने में खर्च हो जाता है, उसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा। तो ये सोच आखिर क्यों डेवलप नहीं हुई उन जनप्रतिनिधियों की कि वो इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा एजुकेशन का माध्यम दें जहाँ कमज़ोर वर्ग के लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और देखिए, मुझे हैरत ये हुई कि जो लोग हमारी प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहे, उन्होंने नारी सुरक्षा और नारी के उत्थान की बात तो की, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके का नारी उत्थान किया, किस तरीके का उन्होंने नारी सशक्तिकरण किया। लेकिन आज हमें फ़ख्र है, और मैं वह फ़ख्र आप लोगों को समर्पित करता हूँ, जेवर विधानसभा के उन लोगों को जिन्होंने मुझे विधायक चुना। मैं अपनी उन बहन बेटियों के लिए कन्या विद्यालय लाने में कामयाब हुआ। आपने देखा होगा कि सन 2019 की 7 दिसंबर को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने जेवर बांगर में उसकी आधारशिला भी रख दी है, और वो तकरीबन 80% उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आप लोगों को यह भी जानना चाहिए कि एक ज़माना था जब सरकारें कहती थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं और चवन्नी नीचे तक पहुंच पाती है, 75 पैसे गायब हो जाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में आज डीबीटी के माध्यम से अगर 1 रुपया सरकार की योजनाओं का निकलता है तो वो 1 ही रुपया लोगों के खाते में पहुंचता है।
अनेकों ऐसी योजनाएं जो ऑनलाइन की जा चुकी हैं, आखिर उसका लाभ मेरे क्षेत्र के लोगों को एक जगह कैसे मिले, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जेवर ब्लॉक में मैंने भारत सरकार से आप लोगों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनवाने जा रहा हूं, जिसका कार्य आरंभ करा चुका हूं मैं, भूमि पूजन हो चुका है और बहुत जल्दी वो आप लोगों को समर्पित होगा, जहां मेरे क्षेत्र के सभी उन लोगों को बैंकिंग की सारी सुविधाएं मिलेंगी, महिलाओं से संबंधित जो भी सरकार की योजनाएं उनका सब लाभ एक छत के नीचे मिलेगा, और अन्य किसान भाइयों से संबंधित योजनाएं हों, दिव्यांग भाइयों से संबंधित योजनाएं हों, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित योजनाएं हों, या हमारी समाज के उस सर्वहारा वर्ग से संबंधित योजनाएं हों, जिसे इस सरकार ने लाभ दिए जाने के लिए अपनी प्राथमिकता में रखा है, वो सब एक छत के नीचे आपको जेवर स्थित विकास खंड में आने वाले समय में मिलेंगी। तो मेरे भाइयों, ये मैंने थोड़े से अल्फाजों में कोशिश की है आपको जेवर विधानसभा की उस दास्ता की, जो धीरे धीरे 4.5 साल में ज़मीन पर आ पाई हैं और बहुत जल्दी वो आप लोगों को लोकार्पित होंगी। एक लंबी फहरिस्त मेरे पास है आपके इस क्षेत्र के विकास की, जिसे आपको जानना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर एक जज्बा इस बात का है कि जिस जमीन ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मेरा फर्ज बनता है कि उस मातृभूमि के लिए मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे मेरे नौजवान भाई, मेरे किसान भाई और मेरे क्षेत्र के सभी लोग भविष्य में ऐसा जीवन यापन करें जो समृद्धशाली हो, खुशहाली हो